दोस्तों नमस्कार जौहर। दोस्तों जैसा कि देख ही रहे हो आप लोग, अभी विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है और 15 दिन भी शेष नहीं रह गए हैं। तो मैं तो समाज से निवेदन करूँगा कि उसकी जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उतनी अच्छी करें। और प्रिपरेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप नाच गाने की तैयारी करें या भांगड़े की तैयारी करें या मुजरा की तैयारी करें या आदिवासी संस्कृति है उसको प्रदूषित करने की कोशिश करें। तैयारी करने का मतलब है कि आप आदिवासी विमर्श है वो स्टार्ट करें, उसकी शुरुआत करें। और 14-15 दिन बहुत होते हैं, मोर देन एनफ होते हैं। आप 4 लोग भी एक साथ बैठते हो और आप उसकी तह तक भी जाते हो कि ये विश्व आदिवासी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसका मकसद क्या है। तो मेरा मानना है कि बहुत लाभ पहुंच सकता है। इसलिए मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि 9 अगस्त केवल नाचने का दिन नहीं, अपनी पहचान बचाने का दिन है। यह केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, अपने अधिकारों के लिए संकल्प उठाने का दिन है। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हमने रंगीन कपड़े पहन लिए, जुलूस निकाल लिया, मन सजा लिया, गाने बजा लिए और शाम को घर लौट गए। उत्सव होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, गायन होना चाहिए, हमारी वेशभूषा दिखाई जानी चाहिए, हमारे वाद्य यंत्र बजने चाहिए, लेकिन इन सब के साथ कुछ सवाल भी पूछे जाने चाहिए। और वो सवाल क्या है कि हमारी जमीन किस हालत में है, हमारे जंगल किस हालत में है, हमारे बच्चों की पढ़ाई किस हालत में है, हमारी छात्रवृत्ति समय पर क्यों नहीं आती, सरकारी नौकरियों में हमारा बैकलॉग कितना है, हमारी भाषाएं और बोलियां क्यों लुप्त हो रही है, हमारे इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में उचित स्थान क्यों नहीं मिलता। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी राजस्थान के मीणा आदिवासी है, इनका आप इतिहास पढ़ते हो तो मेरे को नहीं लगता कि जो राजपूतों का इतिहास है उनका कहीं पे भी उनके चरण पादुका के बराबर भी होगा। लेकिन जो बोलता है उसके बेर बिकते हैं। सिंपल सी बात है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, झूठ बोला, लंबी फेंकी, बात को बड़ा चढ़ा के पेश किया, तो आज राजपूत हुआ रहता है। हमारे सारे किलों की बात करें, हमारे जो राजा रजवाड़े थे, जिनके जितने भी महल थे, जितने भी जमीन जायदाद थी, सब तक किसने कब्जा किया हुआ है? या तो सरकार ने या राजपूतों ने। तो आप किस तरह से किस लिए ये नाइंसाफी आप बर्दाश्त कर लेते हो, मेरे को ये समझ नहीं आता। और इसके पीछे की स्टोरी वही है कि आपका ब्रेन वॉश किया जाता है एक खास रणनीति के तहत। जैसे कि अभी भी 9 अगस्त को आपका ब्रेन वॉश करने की तैयारी की जा रही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर परेशानी हो रही है। हमारे समाज के लोगों को राजनीति और नीति निर्माण में पर्याप्त भागीदारी क्यों नहीं मिलती, ये सवाल भी आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि इन प्रश्नों पर चर्चा होती तो फिर कार्यक्रम आदिवासी दिवस का हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आदिवासी उत्थान का नहीं रह जाता। आदिवासी दिवस का मंच किसके लिए होता है, इस पर भी आपको गौर करना होगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं सबसे पहले कि हम किसी कलाकार का अपमान नहीं करते। कलाकार किसी भी जाति या समाज का हो, उसकी कला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब कार्यक्रम विशेष रूप से विश्व आदिवासी दिवस का हो, तब मंच की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता आदिवासी कलाकारों, गायकों, वादकों, लेखकों, इतिहासकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बुद्धिजीवियों को मिलनी चाहिए। राजस्थान के आदिवासी समाज में क्या कलाकारों की कमी है? क्या हमारी माताओं और बहनों को लोकगीत नहीं आते? क्या हमारे बुजुर्गों के पास इतिहास और लोक ज्ञान नहीं है? क्या हमारे युवाओं में प्रतिभा नहीं है? इन सब सवालों पर भी आपको सोचना होगा। प्रतिभा हमारे पास है, लेकिन मंच बार बार किसी दूसरे को दे दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि हमारा कार्यक्रम होता है, हमारी भीड़ होती है, हमारे लोगों का पैसा लगता है, लेकिन पहचान किसी और की बनती है। जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, टांग उठाने वालों की पहचान बनी थी। इसलिए हमारी मांग किसी व्यक्ति या जाति के विरोध की नहीं है। हमारी मांग है आदिवासी दिवस के मंच पर आदिवासी कला को प्राथमिकता मिले, आदिवासी इतिहास को आवाज मिले और आदिवासी समस्याओं को स्थान मिले। यह किसी का अपमान नहीं, हमारे अस्तित्व का सम्मान है। मनोरंजन हो, लेकिन मुद्दों को निगलने वाला मनोरंजन नहीं। हमें समझना होगा कि मनोरंजन और मुद्दों के बीच संतुलन आवश्यक है। अगर 6 घंटे का कार्यक्रम है और उसमें 5.5 घंटे गाने बजाने में चले गए, जबकि शिक्षा, जमीन, रोजगार और अधिकारों पर केवल 10 मिनट का बात हुई, तो हमें कार्यक्रम के उद्देश्य पर विचार करना पड़ेगा। मैं उत्सव के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जिसमें मनोरंजन के शोर में समाज के असली प्रश्नों की आवाज दबा दी जाती है। यदि आप एक प्रश्न करना बंद कर देंगे तो सरकार भी जवाब देना बंद कर देगी। इस पर भी आपको विचार करना होगा। राजस्थान सहित देश के अनेक आदिवासी क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन का प्रश्न आज भी सबसे गंभीर प्रश्न है। कहीं सड़क के लिए जमीन ली जाती है, कहीं बांध के लिए विस्थापन होता है, कहीं खनन परियोजनाओं का दबाव है, कहीं वन क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के नाम पर गांवों के सामने अनिश्चितता खड़ी हो जाती है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जिसमें शहरों को रोशनी मिले और आदिवासी का घर अंधेरे में डूब जाए। सड़क बन जाए मगर किसान की आजीविका चली जाए। जंगल बचाने के नाम पर सदियों से जंगल की रक्षा करने वाले समुदाय को ही जंगल से अलग कर दिया जाए।
पहले ये सब झारखंड में, इधर बिहार में, बाकी जगह पे हो रहा था, तेलंगाना में हो रहा था, लेकिन अभी ये सब हमारे राजस्थान तक भी आ गया है। किसी भी जमीन अधिग्रहण या पुनर्वास के मामले में समाज को कम से कम ये सवाल जरूर पूछने चाहिए कि अधिग्रहण किस कानून के अंतर्गत हो रहा है, ग्राम सभा से वास्तविक और समुचित परामर्श हुआ या नहीं, सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया या नहीं, मुआवजा बाजार की वास्तविक कीमत के अनुसार है या नहीं। वन अधिकार अधिनियम 2006 में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसलिए लोगों को इसकी जानकारी देना आदिवासी दिवस का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, क्योंकि जिस समाज के पास जमीन का कागज नहीं होता उसकी जमीन पर किसी और का दावा मजबूत हो जाता है, और जिस समाज को कानून का ज्ञान नहीं होता उसका अधिकार धीरे धीरे एहसान बना दिया जाता है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो SC/ST प्रिवेंशन, वो जो SC/ST अधिनियम है उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। तो SC/ST जो अधिनियम 1989 है, ये किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने का हथियार नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशिष्ट प्रकार के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून है। इसमें विशेष न्यायालय, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की व्यवस्था भी शामिल है। लेकिन सवाल है कि पीड़ित को समय पर न्याय मिल रहा है या नहीं, FIR सही धाराओं में दर्ज हो रही है या नहीं, जांच समय पर हो रही है या नहीं, पीड़ित को निर्धारित राहत मिल रही है या नहीं, गवाहों को सुरक्षा मिल रही है या नहीं, मामलों की प्रभावी पैरवी हो रही है या नहीं। अब यहाँ पर तो आपको भी थोड़ी शर्म करनी ही होगी, बिकॉज सबसे ज्यादा आज के दिन आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर होती है कि आपको कोई कंप्लेन भी होती है, आपके घर परिवार गांव जिले में कोई हत्या बलात्कार चोरी डकैती हो भी जाती है तो आपके कहने से तो कोई FIR दर्ज तक नहीं करता। तो बताओ तकलीफ कैसे नहीं होगी हम लोगों को। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हो, क्योंकि आप इन कानूनों के प्रति उदासीन रहते हो। जब भी आप 4 लोग मिलकर बैठते हो तो शायद ही कभी कानून की बात करते हो या अपने अधिकारों की बात करते हो, बाकी सारी दुनिया की बात कर लेते हो। दिक्कत यह है, विश्व आदिवासी दिवस के मंच से जिला प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि पिछले वर्ष अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितनी शिकायत मिली, कितनी FIR दर्ज हुई, कितनी जांच लंबित है, कितने पीड़ितों को राहत मिली और कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुआ। केवल भाषण नहीं, लेकिन जवाब और जवाबदेही चाहिए। जैसे अभी UGC प्रावधान की अपन बात कर लेते तो वहां पर भी आपने आज तक क्या किया, किसी के मुंह से मैंने तो निकलते नहीं देखा कि हमें इस तरह का कोई अधिकार चाहिए भी। जबकि जो लोग जागरूक हैं वो उसको रुकवाने में भी कामयाब हुए हैं और सबको पता है। तो यहाँ पर इतना ही बताना चाहूंगा कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है, लेकिन यदि छात्रवृत्ति समय पर नहीं पहुंचेगी, फीस जमा नहीं होगी, छात्रावास नहीं मिलेगा और बच्चे आर्थिक परेशानी के कारण कॉलेज छोड़ देंगे तो बराबरी का सपना कैसे पूरा होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रम के अनुसार अनिवार्य फीस और स्टाइपेंड जैसे प्रावधान भी हैं। इसलिए छात्रवृत्ति को यह दया नहीं, पात्र विद्यार्थी का योजना अंतर्गत अधिकार है। 9 अगस्त के कार्यक्रम में यह पूछा जाए कि कितने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित है, किस स्तर पर आवेदन रुका हुआ है, कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, शिकायत किस अधिकारी के पास करनी है, आवेदन खारिज होने पर अपील कैसे करनी है और कितने आदिवासी विद्यार्थियों ने कॉलेज बीच में छोड़ा और क्यों। क्या आप इस पर बात करोगे अभी जो आदिवासी दिवस आ रहा है इस पर। इसी प्रकार UGC की प्रमोशन ऑफ इक्विटी में इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2012 उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST विद्यार्थियों के साथ भेदभाव रोकने, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने और शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने की बात करती है। तो कभी आप लोगों ने पहल की कि इस पर थोड़ी चर्चा भी हो जाए। इसलिए केवल स्पष्ट रूप से UGC कानून कहने के बजाय हमें स्पष्ट मांग रखनी चाहिए। क्या क्या मांग रखनी चाहिए कि हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में सक्रिय SC/ST सेल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हो, शिकायत अधिकारी का नाम और नंबर सार्वजनिक हो, आरक्षण का रोस्टर सार्वजनिक हो, भेदभाव की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो, छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए सहायता डेस्क हो। साथ में मैं यहाँ पर बैकलॉग की बात भी करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने सुबह भी एक पोस्ट की थी कि जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं वहां पर यदि कॉलेजियम सिस्टम की हम बात करने लग जाएं, बैकलॉग को भरने की बात करने लग जाएं, यदि UGC कानून की बात करने लग जाएं तो ये सारी भीड़ है, इसमें से 80% लोग चलते बनेंगे, क्योंकि वो वहां ज्यादातर लोग वहां पे तभी इकट्ठा है जब उन पर खुद पर बजी है। वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस बात को समझो, बड़े काम की बात है भाई लोग, ये आपको शायद ही कोई बताता हो। हमें आंकड़े चाहिए कि कितने पद स्वीकृत हुए हैं, कितने पद आरक्षित हैं, कितने भरे गए, कितने रिक्त हैं, कितने वर्षों से खाली हैं, विशेष भर्ती अभियान कब चलेगा। हमारे नौजवानों को गाने के बाद घर भेज देना आसान है, लेकिन उन्हें यह बताना कि उनका आरक्षित पद कहाँ खाली है, यही वास्तविक सामाजिक नेतृत्व है। युवा को केवल नारा नहीं, नियुक्ति चाहिए, केवल आश्वासन नहीं, भर्ती चाहिए। जो पद वर्षों से खाली पड़े हैं
उनकी अब विभागवार गिनती चाहिए। हमारा संघर्ष किसी जाति के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, असमान प्रतिनिधित्व और अपारदर्शी व्यवस्था के विरुद्ध होना चाहिए। हम यह मांग करें कि आदिवासी युवाओं के लिए न्यायिक सेवा की विशेष तैयारी हो, आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी सहायता केंद्र बने, विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिले, योग्य एसटी अधिवक्ताओं को सरकारी पैनलों में उचित अवसर मिले, और लास्ट में उच्च न्यायपालिका की नियुक्तियों में सामाजिक विविधता पर सार्वजनिक और गंभीर विमर्श हो, तब जाके बात बन सकती है। हमें अदालतों से टकराना नहीं है, हमें न्याय में अपनी भागीदारी बढ़ानी है, हमें संस्थाओं को कमजोर नहीं करना है, हमें संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना है। और जहां तक कि विश्व आदिवासी दिवस की बात है, तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल किसी एक विशाल आयोजन के भरोसे मत रहिए। हर गांव, हर ढाणी, हर पंचायत, हर छात्रावास और हर कस्बे में विश्व आदिवासी दिवस मनाइए। गांव के कार्यक्रम को इस प्रकार आयोजित किया जा सकता है कि पहला सत्र अपने इतिहास और पूर्वजों की अपन बात करें। जैसे गांव के बुजुर्ग बच्चों को बताएं कि हमारे पूर्वज कौन थे, गांव कैसे बसा, हमारे गोत्रों का इतिहास क्या है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक नायक कौन थे। बुजुर्गों की बातचीत रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि जो इतिहास आज रिकॉर्ड नहीं होगा वह बुजुर्गों के साथ ही चला जाएगा। तो इस मामले में आपको बुजुर्गों को महत्व देना होगा, उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, बल्कि उनको डॉक्यूमेंट्स पर, पेपर्स पर भी उतारना होगा, तब जाके बात बनेगी। इसी तरह से भाषा और संस्कृति की अपन बात कर सकते हैं, तो बच्चों से अपनी बोली में कविता, कहानी और लोकगीत प्रस्तुत करवाए जाएं। परंपरागत वेशभूषा, आभूषण, कृषि उपकरण, वाद्य यंत्र और खान पान की छोटी छोटी प्रदर्शनी लगे। लेकिन बच्चों को तो अंग्रेजी संस्कृति पढ़ाने में लगे हुए हैं, राम श्याम का इंट्रोडक्शन देने में लगे हुए हैं? परीक्षा में कामयाबी के लिए उन्हें मंदिर भेजने में लगे हुए हैं, कहीं मस्जिद भेजने में लगे हुए हैं, कहीं गिरजाघर भेजने में लगे हुए हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर एक और निवेदन करूंगा कि यहाँ पे एक ग्राम संकल्प भी आपका होना चाहिए कि कार्यक्रम के अंत में 5 ठोस संकल्प कम से कम आप लें। जैसे गांव का कोई बच्चा आर्थिक कारण से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, ये आपकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जमीन का कोई दस्तावेज बिना समझे हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। नशे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलेगा। गांव की भाषा, गीत और इतिहास को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। हर 3 महीने में शिक्षा और अधिकारों की ग्राम सभा होगी। अभी आपको ये चीजें अजीब लगेंगी, लेकिन आप एक बार शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी इनमें बढ़ता जाएगा और कामयाबी भी मिलती जाएगी। यही आदिवासी दिवस का वास्तविक परिणाम होगा। भटकाने वालों को भी आप लोग पहचानिए। जो व्यक्ति आपको केवल भीड़ मानता है वह आपका नेतृत्व नहीं कर रहा, आपका उपयोग कर रहा है। जो आपके सामने केवल नाच गान रखता है लेकिन छात्रवृत्ति पर चुप है, उससे सवाल पूछिए कि जो आपकी संस्कृति की बात करता है, यानी जो आपकी संस्कृति की बात करता है लेकिन आपकी जमीन पर चुप है, उससे सवाल पूछिए। जो आपके नाम पर मंच सजाता है लेकिन आदिवासी कलाकारों को मंच नहीं देता, उससे सवाल पूछिए। जो आपके नौजवानों से नारे लगवाता है लेकिन बैकलॉग भर्ती पर ज्ञापन नहीं देता, उससे सवाल पूछिए। जो आपको किसी दूसरी जाति से लड़ाता है लेकिन सरकार से अपने अधिकार नहीं मांगता, उसकी राजनीति पहचानिए। अब सरकार की भी यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी बनती है कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार केवल शुभकामना संदेश जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। सरकार को बताना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास का बजट कितना है और खर्च कितना हुआ, कितने वनाधिकार दावे लंबित हैं, कितनी छात्रवृत्तियां लंबित हैं, कितने आरक्षित पद खाली हैं, कितने आदिवासी छात्रावासों की आवश्यकता है, कितने गांव विस्थापन या भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं, कितने आदिवासी भाषाओं और लोक कलाओं के संरक्षण की योजना बनी है। विधानसभा, प्रशासन और नीति निर्माण में आदिवासी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या किया गया है। मुझे नहीं लगता कि आदिवासी दिवस को कभी भी सरकार के द्वारा इतना महत्व दिया गया होगा। हमें सरकार से कहना होगा कि फूल माला बाद में देना, पहले लंबित छात्रवृत्ति दो। भाषण बाद में देना, पहले बैकलॉग भर्ती दो। स्मारक बाद में बनाना, पहले हमारी जमीन बचाओ। शुभकामना बाद में देना, पहले संविधान का अधिकार दिलाओ। और दोस्तों, जाते जाते अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस 9 अगस्त को हम संकल्प लें कि आदिवासी दिवस केवल एक शहर, एक मैदान, एक नेता या एक आयोजन समिति तक नहीं रहेगा। यह हर गांव तक पहुंचेगा, हर ढाणी तक पहुंचेगा, हर स्कूल और छात्रावास तक पहुंचेगा, हर माता और बहन तक पहुंचेगा, हर किसान और मजदूर तक पहुंचेगा, हर बच्चे और नौजवान तक पहुंचेगा। याद रखिए, जिस समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं, उसका भविष्य दूसरे लोग लिख देते हैं। जिस समाज को अपने अधिकार मालूम नहीं, उसके अधिकार धीरे धीरे छीन लिए जाते हैं। और जिस समाज के युवा सवाल पूछना छोड़ देते हैं, उस समाज के नाम पर दूसरे लोग राजनीति करने लग जाते हैं। इसलिए जागिए, पढ़िए, संगठित होइए और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की आवाज उठाइए। हमारा नारा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ है। हमारा आंदोलन किसी जाति के खिलाफ नहीं, शोषण के खिलाफ है। हमारा मंच केवल मनोरंजन का मंच नहीं, शिक्षा, संस्कृति, अधिकार और जवाबदेही का मंच है। आइए इस 9 अगस्त को हम सब मिलकर कहें
कि जल भी हमारा, जंगल भी हमारा, संस्कृति भी हमारी, इतिहास भी हमारा। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों पर हक भी हमारा। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत।